हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए सबसे पहले आप लोग फटाफट से लाइव सेशन से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बीच में आपको संडे और मंडे आपका क्लास रहता नहीं है। एक्चुअली मैं शनिवार को भी absent था, इसलिए 3 दिन आपका क्लास गैप रहा। चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग ये लीवर को अच्छी तरह से पढ़ लिए थे और लीवर से देखे थे जो बाइल जूस को पित्त रस कहते हैं वो स्रावित होता है। स्रावित होने के बाद वो कहाँ एकत्रित हुआ था? तो बच्चों गॉल ब्लैडर में। अब थोड़ा हम बस बेसी नहीं 2 मिनट बैक क्लास थोड़ा लेंगे, थोड़ा उसको शेड्यूल में ला देंगे। शेड्यूल में लाने के बाद फिर कंटिन्यू आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद पाड़िए, भोजन का जो पाचन हुआ था वो मुख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें क्या मिलते थे? ठीक है, याद होगा आप लोगों को, भोजन। ठीक है, मुख गुहा से जब स्टार्ट होती थी तो उसमें क्या होते थे? लार होते थे ना। चलिए, भोजन जब इसमें लार मिलता था तो बच्चों इसको क्या बोले थे? बोलस। याद रखना, क्या बोले थे? बोलस। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमारे मुख में भोजन और लार मिल जाते हैं और वो भोजन जब हमारे ग्रास नली में आती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? बोलस। जब ये भोजन हमारे अमाशय में पहुंचती है फिर वहां उसका पाचन होता है। अमाशय से बाहर जब बच्चों निकलता है, कहाँ से बाहर निकलेगा? अमाशय से बाहर जब निकलेगा, ध्यान देना, अमाशय से जब भोजन आगे बढ़ेगा तब बच्चों उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और जब ये हमारी छोटी आंत में, जब अमाशय से निकलेगा तो छोटी आंत में प्रवेश करेगा बच्चों। छोटी आंत में प्रवेश करेगा, उस भोजन की कौन सी अवस्था होगी? काइम। और उससे पहले क्या था? बोलस। इससे आगे बढ़ेगा, जब छोटी आंत के इलियम में जाएगा तब क्या कहलाता है? चाइल्ड। क्या कहलाता है? चाइल्ड। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस पे ध्यान देना है कि काइम कब बोलेंगे, बोलस कब बोलेंगे और चाइल्ड कब बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जो बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं सबसे पहले हाई लिखिए, मैं देख लूं कौन कौन बच्चे अभी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों अग्नाशय के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो देख रहे हैं ये अग्नाशय है, देख रहे हैं ये अग्नाशय है। इससे पहले एक बार और मैं बता दूं, ये जो अमाशय से जो पीत रस आता है, ठीक है, क्या आता है? पीत रस आता है। देखना बच्चों, पीत रस में रहता क्या क्या है। ठीक है, इसको एक बार देख लो। ये जो बच्चों पीत रस है, ठीक है, इस पीत रस में क्या क्या रहते हैं? तो याद रखना, इसमें बच्चों पीत लवण होगा। क्या होगा? पित्त लवण। ठीक। दूसरा याद रखना, इसमें बिलीरुबिन होता है। ठीक है, बिलीरुबिन। ठीक है, उसके बाद याद रखना इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलिए ध्यान देना बच्चों, इसमें जो हमारा पीत का रस होता है इसमें क्या होता है? पित्त लवण होता है, बिलीरुबिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ध्यान देना, इसमें यह है कि जो पित्त लवण होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक। ठीक है, क्या होगा? कार्बनिक। और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक। ठीक, ध्यान देना। तो पित्त लवण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बच्चों होगा कार्बनिक पित्त लवण और दूसरा क्या होगा? अकार्बनिक पित्त लवण। ठीक है, पित्त लवण बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खाली आप लोग आराम से इसको देखते रहिए, समझते रहिए। जो जो आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको मजा आते रहेगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? ये जो पीत रस है उसमें पीत लवण होते हैं। पीत लवण में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक पित्त लवण, दूसरा बच्चों होता है अकार्बनिक पित्त लवण। ठीक है, फिर उसमें बिलीरुबिन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसमें देखिएगा, जो बसा का जो पाचन करता है वो कौन करता है? कार्बनिक पित्त लवण। ठीक। अब इसमें देखना, ये जो आप देख रहे हैं बिलीरुबिन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बच्चों चर्चा कर लेते हैं। इसका इसलिए चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है इससे जुड़ा हुआ। क्योंकि जब बच्चों हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो जो अपचे भोजन होते हैं वो हमारे बड़ी आंत में जाती है, मलाशय में जाती है।
और उस मलाशय से जो मल निकलता है जिसको स्टूल भी बोलते हैं, उस स्टूल का रंग बच्चों पीला होता है। तो किसके कारण पीला होता है मैं वो बता रहा हूँ, उसमें इसी बिलीरुबिन का बच्चों योगदान होता है ना। इंटरेस्टिंग सवाल कि हमारे जो मल हैं, जो स्टूल हैं, ठीक है, उसका रंग पीला होता है, उसकी वजह क्या है? बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये बिलीरुबिन के बारे में समझेंगे और तो आराम से याद रहेगा कि जो है मल का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी, ये आरबीसी का जो जीवन अवधि होती है, मतलब ये हमारे शरीर में 90 से 120 दिन के बीच में ही जीवित रहता है, उसके बाद क्या होता है? डेड हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी हमारे शरीर में कब तक रहेगा? 90 से 120 दिन, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ 120 लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको ध्यान देना है 90 से 120 दिन। अब देखना बच्चों, ये 120 दिन के अंदर इनको डेड होना है, और इस आरबीसी में याद रखना लाइसोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लाइसोसोम। जब ये लाइसोसोम इसमें नहीं होता है और ये आरबीसी कहीं डेड होंगे, तो ये डेड रहने के बाद कचरा के रूप में हमारे शरीर में पड़े रह जाएंगे, क्योंकि इनके पास लाइसोसोम नहीं है कि इनका अदर जब कोशिकांग काम नहीं करेगा तो वो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ के और इस पूरे आरबीसी को खत्म कर देगा, ताकि ये हमारे शरीर में बेस्ट के रूप में ना रहे। इसमें याद रखना, इस आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस की चर्चा भी नहीं करनी है। तो लाइसोसोम नहीं होने के कारण ये आरबीसी याद रखना जाके पीलिया में मरता है। कहाँ मरेगा? पीलिया में। याद रखना, इस पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये आरबीसी कहाँ जाके मरेंगे? पीलिया में मरेंगे, क्योंकि इनके पास लाइसोसोम नहीं होता है कि डेड होने के बाद या डेड होने के कगार पे रहेंगे तो लाइसोसोम फटेगा और उनको खत्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए ये जब इनका समय 90 से 120 दिन के बीच होता है, तब ये पीलिया में जाते हैं और ये क्या होते हैं? वहां मरते हैं। इसलिए याद रखना एक ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। अब ये पीलिया होता कहाँ है, इसको देखना, ठीक है। ये पीलिया होता कहाँ है? ये बच्चों आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय है, ठीक है। इसी अग्नाशय के जस्ट पीछे पीलिया होता है, ठीक है। जस्ट इसी के पीछे क्या होता है? पीलिया होता है, पीलिया। ध्यान देना, जैसे कि ये हमारे यहाँ अमाशय होंगे, अमाशय के नीचे अग्नाशय होती है, उस अग्नाशय के जस्ट पीछे क्या होती है? पीलिया। इसी पीलिया में आके बच्चों क्या होंगे? आरबीसी डेड होते हैं, ठीक है। आरबीसी मरेंगे, ठीक है। आरबीसी का क्या होगा? मृत होंगे, मृत शरीर होगा। अब ध्यान देना, यहां से ये आरबीसी जब मरते हैं तो ये मरने के बाद ये बिलीरुबिन में परिवर्तित होते हैं और ये पीला रंग धारण करते हैं, ठीक है। आरबीसी मरने के बाद जो लाल होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? पीला कलर में। और ये यहां से जो बिलीरुबिन है वो कहाँ आएगा? इस यकृत में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? यकृत में आते हैं, और इस यकृत से ये बाइल जूस में आते हैं। और याद रखना, ये बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है? बिलीरुबिन का जो बच्चों रंग होगा वो कैसा होगा? वो पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। ध्यान देना, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन इस पीत रस में आते हैं। बात यह आती है कि सर ये डायरेक्ट भी तो अमाशय में ही, सॉरी यकृत में ही क्यों गया? क्योंकि ये जब इसमें आता है बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन जब पीत रस में मिलता है तो पीत रस क्या करता है? इसे जल में घुलने के योग्य बना देता है, ठीक है। क्या करता है? पीत रस इस बिलीरुबिन को जल में घुलने के योग्य बना देता है, ताकि वो जब हमारे छोटी आंत से होते हुए यदि ये मलाशय तक जाएंगे तो ये जल में घुल जाएंगे और ये स्टूल में पूरी तरह से मिलके उसका रंग क्या कर देंगे? पीला कर देंगे, ठीक। तो ध्यान देना, तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए आरबीसी जाके पीलिया में मरेगा। तो पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। वहां से यही पीलिया, यही आरबीसी बिलीरुबिन में परिवर्तित होके कहाँ आएगा? यकृत में आएगा, ठीक है। और इस बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब ये यकृत से आने के बाद ये पीतरस में मिलेंगे। पीतरस क्या करेगा? इस बिलीरुबिन को जल में घुलने के योग्य बना देगा,
ताकि ये जल में घुल सके। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, इसका काम यही है कि जाके स्टूल में जाना, और जब स्टूल के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो स्टूल को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इसमें बहुत सारे जो हमारे जूस होते हैं भोजन को पचाने के लिए, वो भी उसमें स्टूल में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेन योगदान इन्हीं का होता है। ठीक, चलिए, तो समझ गए ये बिलीरुबिन क्या है, कैसे बना, और कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, और यही बिलीरुबिन हमारे मल को पीला कर देता है। तो ये लोग आपके मन में बच्चों सवाल आता होगा कि ये स्टूल पीला क्यों होता है, उसका जवाब मिल गया, तो ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना बच्चों, ये जो पित्त लवण का जो कार्बनिक पित्त लवण है, ये क्या करता है, सो देखिए ये वसा को पचाएगा, क्या करेगा, वसा को पचाएगा। अब ध्यान देना इसमें। ठीक है, ये वसा है। ठीक, तो याद रखना, वसा का जो कण होता है बच्चों वो बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा साइज में होगा, ये वसा का कण है। ठीक है, अब जो कार्बनिक पित्त लवण था, ठीक है, इस वसा का जो कार्बनिक पित्त लवण था वो क्या करता है, इसे, ठीक है, आगे चलने के बाद ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में बदल देता है, या बासी अम्ल या बसा अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, गिल्स ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, ध्यान देना। अब जब ये वसा के जो बड़े बड़े अणु थे उनको क्या कर रहा है, वसा और ग्लिसरॉल में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को बच्चों बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण। क्या बोलेंगे, इमल्सीकरण या पाइसीकरण। ध्यान देना, ठीक है, पाइसीकरण। एक बात आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे बच्चों कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत की इलियम में होता है। ठीक है, चलिए अब देखना, यहाँ ये वसा के अणु थे, इसका इमल्सीकरण हुआ और ये वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटा है। अभी ध्यान देना, यहाँ जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल हैं, ये क्या पूर्ण रूपेण पाचित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अभी भी इनका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि इनके साथ अभी भी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मौजूद है। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वसा अम्ल अलग हो जाएगा अर्थात, और ग्लिसरॉल भी अलग हो जाएगा, तब बोलेंगे पूर्ण पाचन। लेकिन देखना अभी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। उस तरह से याद होगा आपको, जब हम लोग शुरू में पढ़े थे, ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च का जो पाचन हुआ था कहाँ, मुख गुहा में, अर्थात जब इसको लार में जो इंजाइम था, ठीक है, तो लार में कौन सा इंजाइम था इसको पचाया था, इमाइलेज। याद रखना, इमाइलेज जो था, ठीक है, इसको जब पचाया था बच्चों, ये तब ये बना था माल्टोज। याद रखना, क्या बना था, माल्टोज, माल्टोज। याद रखना, जब स्टार्च हमारे मुख में, अर्थात क्या था, लार जो था, इसका डाइजेशन जिस समय किया था उसमें भी 30% स्टार्च का भी किया था, तो ये स्टार्च को तोड़ा था माल्टोज में। याद रखना, जब ये स्टार्च माल्टोज में टूटा था तो यहाँ भी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो माल्टोज होते हैं, इसमें याद रखना बच्चों, इसमें 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं। कितने ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं। जब ये पूर्ण रूपेण सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाएंगे, तब न बोलेंगे इनका पूर्ण पाचन हुआ है।
ठीक है, यहाँ भी देखना, इसलिए याद रखना, कहीं कहीं बुक में मिलेगा बच्चों कि इधर जो स्टार्च है इसको पॉलीसेकेराइड लिखा हुआ मिलेगा, इधर डाइसेकेराइड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको भी आराम से समझते हैं। ठीक, चलिए देखिए, देखना आराम से। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टार्च, इस स्टार्च को क्या लिखा हुआ मिलेगा, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब समझना यहाँ बच्चों कि बायोलॉजी में ये पॉली शब्द हर उस जगह पे मिलेगा जहां एक दो अणु के बीच को छोड़ के अधिक अणुओं के बीच में जब कोई बॉन्ड होता है, बंधन होता है, बंधे होते हैं, तब उसको बोलते हैं पॉली। अर्थात यहाँ जो ग्लूकोज होंगे, स्टार्च जो ग्लूकोज से बना हुआ है, सभी ग्लूकोज आपस में जो बंधे हैं, जुड़े हैं, इसलिए इसके लिए क्या लगा है, पॉलीसेकेराइड। ये सेकेराइड स्टार्च के लिए है, और पॉली इसलिए लगा है क्योंकि इसमें क्या है, ग्लूकोजों की संख्या अधिक है और ये अपने आप में बंधे हुए हैं। तो जहां भी जब बच्चों बंध दो अणु के अलावा अधिक अणु में होता है, तो उस बंध के नाम से पहले क्या लगता है, पॉली लगता है। ठीक है, ध्यान देना, इस पॉली को याद रखना, ये पॉली शब्द आपको बार बार मिलेगा। चलिए, इसका क्या हुआ था, जब एमाइलेज डाइजेशन इसको किया था, तब ये बदला था माल्टोज में। ठीक है, किसमें बदला था, माल्टोज में। ध्यान देना, इस माल्टोज को डाइसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड याद रखना, क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। क्योंकि इसमें कितने ग्लूकोज के अणु थे, याद रखना, इसमें कितने ग्लूकोज के अणु थे, 2 ग्लूकोज के अणु थे। ठीक है, जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या कहलाता है, माल्टोज। ठीक है, ध्यान देना, इस तरह से मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया कि जो भोजन का पूर्ण पाचन होगा वो छोटी आंत के इलियम में ही होगा। यहाँ भी देखो, ये स्टार्च है, इमाइलेज से पच रहा है, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। इससे पहले हम लोग देखे तभी बसा, तो बसा का भी देखे, जब उसको ये कार्बनिक जो पित्त लवण था उसको जब तोड़ा, तो फिर क्या किया, बसा अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ रखा, वहां भी बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी बचा हुआ, आगे जाने के बाद इसका फिर क्या होगा, पाचन होगा। ये छोटी आंत के इलियम में जाने के बाद ये माल्टोज भी ग्लूकोज के रूप में बदल जाएंगे, और वहाँ बसिया अम्ल, जिसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, और ग्लिसरॉल, ये भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग अलग खंड में बट जाएंगे, तब वहाँ होगा पूर्ण पाचन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देख लिए कि हम लोग कि जो बसा था वो, जो पीत रस था उसमें बिलिरुबिन था, उसका काम बता दिए, और जो कार्बनिक लवण था वो क्या किया, हमारे बसा को तोड़ा और बसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब बात बच्चों आती है, कहाँ हम लोग आएंगे, अब आते हैं इस अग्नाशय में। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ एक बात और याद रखिएगा, मैं यही बता देता हूं, ये जो यकृत है, इस यकृत में याद रखना एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, यकृत में या जो पीत रस होगा, ऐसे लिख लो याद रहेगा, ये जो पीत रस है, इस पीत रस में, ठीक है बच्चों, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि भोजन को डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए। लेकिन याद रखना, इनके पास जो कार्बनिक पित्त लवण था वो बसा को तोड़ रहा है। ठीक है, और ये सवाल पूछ सकता है कि बताइए किस रस में एंजाइम्स नहीं होते, जिस तरह से लार में जो द्रव थे, उस द्रव में इमाइलेज, ठीक है, लाइसोजाइम, ये सब एंजाइम थे। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे ये पेप्सिनोजेन एंजाइम था, आमाशय से निकल रहा था। उसी प्रकार से ध्यान देना है कि जो यकृत है, इससे बनने वाला जो पीत रस है, उस पीत रस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, क्या नहीं होंगे, ये एंजाइम्स नहीं होंगे, किसमें, पीत रस में। चलिए अब आइए, अब बात करेंगे अग्नाशय में। ठीक है, लेकिन अग्नाशय में जो बच्चों होगा, इसमें अग्नाशयी रस होंगे, उस अग्नाशयी रस में एंजाइम होगा जो भोजन क्या करेगा, पचाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यही अग्नाशय है, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए
अग्नाशय रस। तो ध्यान देना इस बात पे, अग्नाशय रस में एंजाइम्स होंगे, ठीक है, एंजाइम होंगे, और ये एंजाइम भोजन में आने वाले जो पोषक तत्व थे उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे। अब देखना कौन कौन से हमारे पोषक तत्व को ये अग्नाशय क्या करता है, पचाएगा, ठीक, और उसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेंगे। सबसे पहले याद रखना ये स्टार्च, ठीक है, हम देखें, क्योंकि देखना लाल ग्रंथि से मात्र 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, यहाँ कितना होगा, बाकी 70%। स्टार्च के बाद हम लोग बच्चों देखेंगे वसा, या उससे पहले देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, उसके बाद देखेंगे वसा, उसके बाद देखेंगे बच्चों प्रोटीन, ध्यान देना, ठीक। ये हमारे अग्नाशय रस में जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम स्टार्च को पचाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल को पचाएंगे, वसा को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, लेकिन इस चारों को तोड़ने के लिए एक एंजाइम नहीं है, बल्कि इनके लिए अलग अलग एंजाइम्स है, ये भी याद रखना। ये चार देख रहे हो पोषक तत्व जो है, स्टार्च है, न्यूक्लिक अम्ल है, वसा है, प्रोटीन है, और याद रखना इस प्रोटीन का पाचन, ठीक है, ये अमाशय में भी हुआ था, लेकिन सभी प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था, लगभग 50% प्रोटीन का ही पाचन हुआ था, और जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको कौन तोड़ेगा, अग्नाशय रस तोड़ेगा, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स तोड़ेंगे। ये वसा का भी पूर्ण रूपेण डाइजेशन नहीं हुआ था, कहाँ, आपके पित्त रस के सहायता से बचा हुआ है, जो कि यहाँ होगा अग्नाशय रस से होगा, फिर न्यूक्लिक अम्ल का तो यहाँ स्टार्ट ही होगा। और याद रखना इसके बाद स्टार्च में तो देखे थे 30% ही लाल ग्रंथि किया था, बाकी बाद ये 70% यहाँ होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्च की बात करते हैं, ठीक, चलिए ये स्टार्च को संक्षिप्त में ही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत प्रैक्टिस भी किए हैं आप लोग और बताए भी हैं। याद रखना यहाँ भी ये जो स्टार्च होगा, ठीक है, याद रखना जिसको क्या बोलते हैं, इसको पॉली, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ठीक, और फिर यहां निकलेगा इमाइलेज एंजाइम, याद रखना इमाइलेज। अभी तक आप लोग देख लिए ये इमाइलेज जो एंजाइम है ये लार में भी पाया जाता है और अग्नाशयी रस में भी पाया जाएगा, याद रखना। अभी तक जो पढ़े हो फिर आगे देखेंगे कहाँ पाया जाएगा, अभी तक में याद रखना ये जो इमाइलेज है वो लार जो रस है उसमें भी होता है और अग्नाशयी रस में होगा, और यही इमाइलेज फिर जाके इस स्टार्च को किस में तोड़ेगा, याद रखना माल्टोज में तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा, माल्टोज में। और ये भी ध्यान रखना बच्चों इस माल्टोज को क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड, याद रखना, ठीक। अभी पता है आपको, अभी भी जो 70% जो बचा हुआ स्टार्च था उसका डाइजेशन क्यों कौन कर रहा है, इमाइलेज, जो इमाइलेज किसमें भी है, अग्नाशयी रस में था, ये इमाइलेज माल्टोज में बदलता है। यहाँ भी दो गो ग्लूकोज अणु अभी एक साथ बंधे हुए हैं, अर्थात अग्नाशयी रस से भी अभी स्टार्च का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में। चलिए याद रखना पॉलीसेकेराइड भी ध्यान रखना, डाइसेकेराइड भी याद रखना। 70% स्टार्च का पाचन कहाँ होगा, तो एंजाइम के एंजाइम जो कि कौन होगा, इमाइलेज होगा, कहाँ से निकलेगा, ये अग्नाशयी रस से भी निकलेगा और पाचन करेगा। अब इस बात पे ध्यान देना है कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में होगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में होगा। तो देखना इस फिगर में ये हम लोग का जो कहाँ है, यहाँ से याद रखना, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, कौन आंत शुरू होती है, याद रखना कौन आंत, छोटी आंत, छोटी आंत यहाँ से शुरू होती है। और ये छोटी आंत का कौन सा भाग है, ये छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, क्या है, ये छोटी आंत का ग्रहणी है, ठीक। अब ध्यान देना
इसी ग्रहणी से ने ये जो है पीत रस निकलेंगे, सॉरी अग्नाशयी रस भी निकलेंगे और पीत रस भी निकलेंगे। अर्थात ये स्टार्च का जो पाचन होगा वो हमारे आहार नाल के छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होगा। ठीक है, ध्यान देना कहाँ होगा। 70% जो स्टार्च था उसका पाचन पूछेगा कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, ये हमारे छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है उस भाग में, डेडुनम में होगा या ग्रहणी में होगा। ठीक है, चलिए कितना परसेंट, तो 70% स्टार्च का पाचन, क्योंकि स्टार्च इसी में, क्योंकि इसी में तो इमाइलेज आएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमारे 70% स्टार्च का डाइजेशन जो अग्नाशय है इससे निकलने वाले जो एंजाइम है इमाइलेज उससे होगा, और कहाँ होगा, तो छोटी आंत के ग्रहणी में होगा। चलिए अब बच्चों अब अगला बात करते हैं। इस तरीका से आप लोग देख लिए कि जो मेरा स्टार्च का 100% था वो हमारे छोटी आंत के ग्रहणी तक आते आते उसका माल्टोज में बदल दिए हैं। अब ये माल्टोज जाके इलियम तक जाते जाते ग्लूकोज में बदल जाएगा, फिर उसी ग्लूकोज का अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इसको बढ़िया से समझना भी है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, तो ध्यान देना इस न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला जो एंजाइम है, तोड़ने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, जो एंजाइम है इस एंजाइम को कहते हैं न्यूक्लियेज। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियेज। याद रखना कि न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला जो तोड़ने वाला एंजाइम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेज। ठीक है, अब ध्यान देना ये जो न्यूक्लियेज हैं ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ेंगे। अब बात ये आती है बच्चों कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, क्या है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, कहाँ मिलेंगे न्यूक्लिक अम्ल, तो याद रखना ये जो न्यूक्लिक अम्ल किसको बोलते हैं, याद रखना ये मान लो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक है। ठीक है, ध्यान देना इस केंद्रक के अंदर बच्चों होता है जो अम्ल, इसी अम्ल को बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें समझने की बात यह है बच्चों कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें होंगे क्या, ध्यान देना। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होता है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल में बच्चों क्या क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन होता है। इस तरह से याद रखना ये सभी डीएनए आरएनए प्रोटीन इन सभी को न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। जब भी न्यूक्लिक अम्ल का चर्चा हो उसका नाम आवे तो याद रखना उसके अंतर्गत क्या आएगा, डीएनए आएगा, आरएनए आएगा और प्रोटीन आएगा। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जब भी हम लोग भोजन बच्चों करेंगे, यदि वो हम लोग जानते ही हैं कि लगभग हमारा जो भोजन होता है वो पादपों से किसी न किसी रूप से आया हुआ होता है। तो पादप की कोशिका होगी उसके अंदर जो केंद्रक होगा उसमें तो ये डीएनए आरएनए प्रोटीन तो होंगे। इनके डीएनए आरएनए हमारे डीएनए आरएनए के साथ तो कोई संयोग करेंगे नहीं, इसलिए इनका तो डाइजेशन करना होगा, पचाना होगा इनको। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको पचाने के लिए, इनको अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, याद रखना न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। ठीक, अभी से याद रखना न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या आएंगे, डीएनए आएंगे, आरएनए आएंगे और प्रोटीन। तो चलिए अब समझते हैं, इसका मतलब ये है ये न्यूक्लियेज जो है इस डीएनए को भी तोड़ेंगे, इस आरएनए को तोड़ेंगे, इस प्रोटीन को तोड़ेंगे। अब याद रखना इसी डीएनए का टुकड़ा क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए जब टूटेगा तो किस किस चीज में बटेगा, डीएनए के टूटने के बाद ये क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए इसकी आकृति देख लो,
ये बच्चों डीएनए की आकृति होती है, ठीक है। यही डीएनए जब ब्रेक होते हैं तो इससे बनते हैं आरएनए। क्या बनेगा, इधर आरएनए भी देख लीजिए, आरएनए। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना, ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एमआरएनए, ठीक है। दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए, ठीक है। चलिए, इसमें से जो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो याद रखना, ये जो एमआरएनए है, यही एमआरएनए क्या होते हैं, केंद्रक में होते हैं। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल का जो पार्ट होगा, ठीक है, वो कौन आरएनए होगा, एमआरएनए। क्योंकि केंद्रक में जब एमआरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल में एमआरएनए ही आएंगे, ठीक है। और टीआरएनए और आरआरएनए, ये दोनों आरएनए कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक के बाहर होता है, ठीक है। कोशिका में होता है लेकिन केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव में होता है, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है। जब यही डीएनए टूटेगा या इस प्रकार से जब बनेगा, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को आरएनए। क्या बोलेंगे, आरएनए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। इस तरह से ये डीएनए और ये क्या है, आरएनए। आरएनए याद रखना कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। जिसमें एमआरएनए जो बच्चों होगा वो कहाँ होगा, केंद्रक में होगा, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं। तो चलिए अब इसमें देखना है, ये जो डीएनए होता है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो डीएनए होता है ये सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, इन तीनों से बना होता है, ठीक है। ध्यान देना, किससे बना होता है डीएनए, ठीक है, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो याद रखना, जो डीएनए जो बना होता है वो किससे बना होता है, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस। अर्थात इसको बच्चों बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब देखना, ये जो न्यूक्लियस है इस डीएनए को न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा, सभी न्यूक्लियोटाइड को अलग कर दिया। अभी यहाँ फिर देखिए कि ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे सुगर, फॉस्फेट, यहाँ क्या आएंगे, नाइट्रोजनी बेस। इस नाइट्रोजनी बेस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कभी आपको एडोनिन मतलब ए देखने के लिए मिलेगा, थायमिन रहेगा तो टी देखने के लिए मिलेगा, ग्वानिन रहेगा तो जी मिलेगा, साइटोसिन होगा तो सी मिलेगा। लेकिन एक कॉमन नाम इसका जो नाइट्रोजनी बेस है, एन यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस बात पे ध्यान देना, जब डीएनए टूटेगा या आरएनए टूटेगा तो वो किस में बदलेंगे, सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी बंद, और ये आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये भी अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, अर्थात यहाँ ये देख रहे हैं इस न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए आरएनए था उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, अभी भी इसको टूटने के लिए क्या बाकी है। ये फिर कहाँ जाके टूटेंगे, वही छोटे आंत के इलियम में, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, डीएनए किससे बना होता है, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एक बात और बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डीएनए जब आया है टॉपिक तो डीएनए के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले इस डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इस डीएनए की जो लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई जो होती है, याद रखना लगभग 2 मीटर होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत बता देते हैं, ऐसे जब डीएनए का टॉपिक आएगा तो वहाँ इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, ठीक है। और इसका एक घुमाव, ये देख रहे हैं, ये घुमाव, इस एक घुमाव की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, वो बच्चों होती है 3.4 एंगस्ट्राम, सॉरी 34 एंगस्ट्राम।
और इसके अंदर जस्ट मैंने अभी बात किया जो सुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनी बेस, जिसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियोटाइड बोले थे, ठीक है, क्या बोले थे, न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान देना इसके अंदर टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, 10। तो डीएनए के एक घुमाव की जो दूरी और लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसके बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तो याद रखना 10 गो। जब 10 न्यूक्लियोटाइड के बारे में चर्चा होता है तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें एक बात और ध्यान ध्यान रखिएगा कि जब इस पूरे एक घुमाव की जो दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और ये भी ध्यान देना इसके जो व्यास होते हैं बीच का, डीएनए का जो बीच का व्यास पूछेगा, ये व्यास होता है बच्चों 20 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ी बहुत बात याद रखना। डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर। डीएनए पे कौन चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए का एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और उसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4। और जो डीएनए का व्यास होता है वो कितना होता है बच्चों, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे डीएनए के बारे में। और याद रखना इस पे जब निगेटिव चार्ज है तो इसके सहयोग में कोई पॉजिटिव चार्ज वाले भी होना चाहिए। तो ये डीएनए याद रखना हिस्टोन प्रोटीन पे, किस पे, हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है, लिपटा रहता है। और हिस्टोन प्रोटीन पे ध्यान देना, हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन पर बच्चों प्लस चार्ज, कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ये भी याद रखना, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा रहेगा और कौन सा चार्ज होगा हिस्टोन पर, प्लस चार्ज। तो चलिए, थोड़ा डीएनए था इसलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स कर दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो याद रखना जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके अंतर्गत डीएनए आरएनए प्रोटीन आते हैं बच्चों। और न्यूक्लिक अम्ल को कौन सा एंजाइम पचाएगा, तो न्यूक्लियेज पचाएगा। न्यूक्लियेज उसको तोड़ेगा और पूर्ण रूपेण नहीं तोड़ेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग कर देगा। जो पॉली में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, उस ग्रुप को तोड़ देगा, ठीक है। जब वहां से शुगर अलग, फॉस्फेट अलग, नाइट्रोजनी बेस अलग होंगे, तब माना जाएगा इनका पूर्ण पाचन हुआ है, जो कि छोटी आंत के इलियम में होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आगे देखते हैं बच्चों। फिर ये बसा है। तो बसा के बारे में अभी हम लोग देखे ही थे कि बसा का इमल्सीकरण कौन करता है, याद रखना बसा का इमल्सीकरण पित्त लवण करेगा। और कौन सा पित्त लवण, तो कार्बनिक पित्त लवण, ठीक है। या कभी कभी ऑप्शन में आपको कार्बनिक पित्त लवण नहीं देगा या पित्त लवण नहीं देगा, पित्त रस भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो रट्टा मार करने वाले विद्यार्थी होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटते होंगे, यदि उनके ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो बेचारे मुंह बाहर गिरेंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि कंडीशन ये है कि ऑप्शन में कभी पितरस भी रहता है, चलिए वो भी होगा। पितरस यदि नहीं दिया तो वहां पित्त लवण दे देगा, वो भी सही है। पित्त लवण भी नहीं देगा तो ऑप्शन में क्या रखेगा, कार्बनिक पित्त लवण, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़िया से बता दिए हैं कि थोड़ा क्वेश्चन को घुमाए भी फिराए भी तो कोई टेंशन नहीं है। और याद रखना वहां इमल्सीकरण होगा, जिसको पायसीकरण भी बोलते हैं। उसके बाद जब ये बसा हमारे, ठीक है, ग्रहणी में आएंगे, ग्रहणी में आने के बाद जब अग्नाशय रस इससे जाके मिलेगा, ठीक है, तब इसको तोड़ेगा कौन सा एंजाइम, लाइपेज। याद रखना कौन एंजाइम, लाइपेज, ठीक है। ये लाइपेज तोड़ेगा। तो याद रखना ये जो इमल्सीकरण करने के बाद जो आपका बसा था वो, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में रहता है। उस ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है ये लाइपेज, ठीक है, डाइग्लिसराइड में बदलता है। फिर डाइग्लिसराइड से वो मोनोग्लिसराइड में बदलता है। फिर उसके बाद जाकर वो क्या करेगा, बसा का पूर्ण पाचन करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों,
तो हम लोग फिर यहाँ से वसा और प्रोटीन को एक बार फिर कल देखेंगे। तो आज चलिए, अच्छा कोई बात नहीं है, तो ध्यान देना, मैं एक बार और फिर वसा के बारे में बता देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले बच्चों, जब समय आपका हो जाए 8 बजे, तो अपने समय पर से टाइम पे लाइव आया करो, ठीक है। बीच में कभी आते हो, कभी बीच से गायब हो जाते हो, तो इसमें समझ में नहीं आई। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, और जितने बच्चे हैं जो रूटीन आपको नई मिली है प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम पे थोड़ा अपने आप को बरकरार रखिए। और कम से कम आप लोग 10 से 20 मिनट 15 मिनट वेट कीजिए समय के। यदि उससे ज़्यादा लेट होगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा क्लास होगा या नहीं हो। इससे पहले तो नोटिस मिल जाती होगी, ठीक है। 10-5 मिनट इसलिए लेट होता है बच्चों, क्योंकि एक टीचर क्लास लेके निकलते हैं, दूसरे आते हैं, सेटअप करते हैं, अपना अपना सबका सेटअप होता है। उसमें 10-5 मिनट आपको लगता होगा कि 10 मिनट लेट हुआ या 5 मिनट लेट हुआ तो सर क्लास नहीं लेंगे। या कोई, हम मान लीजिए हम ही क्लास ले रहे हैं बच्चों, हो गया 10 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास ले लिए, वहाँ भी अगला क्लास लेट होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा प्रिपेयर रहिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, ठीक है। देखिए, यदि आप लोग ये 11th-12th को लेके माथा में चल रहे होंगे, ये सोच सही नहीं कि आप लाइफ के लिए पढ़िए। आगे कंपटीशन है, आगे इससे बहुत स्कोप है, उस ढंग से हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, उस पर मेहनत कीजिए, टॉपिक वाइज को समझिए, और उससे संबंधित घर में स्टडी भी कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, तो ध्यान देना, मैंने इस न्यूक्लिक अम्ल और स्टार्च के बारे में पूर्ण रूपेण बता दिया, वसा के बारे में पहले ही बताए थे, और अभी भी वसा के बारे में याद रखना, ये लैपेज एंजाइम होता है, जो लैपेज एंजाइम, ठीक है, जब इमल्सीकृत वसा होती है, ठीक है। चलो मैं एक बार और थोड़ा कर देता हूं। इस वसा का क्या हुआ था, याद रखना, इमल्सीकरण हुआ था, ठीक है। इमल्सीकरण हुआ था, ठीक है। जब इमल्सीकरण हुआ था, तब ये जो वसा के जो कण थे, याद रखना, ये वसा के जो कण थे इमल्सीकरण के बाद, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड था। किस फॉर्म में था, ट्राइग्लिसराइड। याद रखना, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, इसमें एक ग्लिसराइड होंगे और 3 फैटी अम्ल होंगे, मतलब 3 बसीय अम्ल और एक ग्लिसराइड जब मिले होते हैं तब क्या बोलते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड। अब जब वसा का इमल्सीकरण कौन किया था, तो याद रखना, इस वसा का इमल्सीकरण क्या था, पित्त लवण, जिसमें पित्त लवण, और कौन सा पित्त लवण था, तो कार्बनिक पित्त लवण था। ये भी बात याद रखना, कौन था, कार्बनिक पित्त लवण था, ठीक है। इसने इमल्सीकरण किया और ट्राइग्लिसराइड में बदला। अब जाके जब ये लाइपेज, अर्थात आपका ये अग्नाशय से निकलने वाला जो लाइपेज है, वो लाइपेज अब क्या करेगा, इस ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में बदलेगा। किस में बदलेगा, याद रखना, इस ट्राइग्लिसराइड को किसमें, डाइग्लिसराइड में चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, तो याद रखना, ये चेंज करेगा आपको लाइपेज। कौन करेगा, लाइपेज। तो याद रखना, ये लाइपेज हमारे यकृत पित्त रस में नहीं होते, ये अग्नाशयी रस में होते हैं। डाइसेक्राइड में करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, मोनोसेक्राइड में ये चेंज होगा, ठीक है। किस में होगा, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड में चेंज होगा। तब जाके ये छोटी आंत के इलियम में पहुंचते पहुंचते वसा अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होंगे, अलग हो जाएंगे और पूर्ण पाचन होगा, ठीक है। याद रहेगा ना कि जब पित्त लवण, जो कार्बनिक पित्त लवण था, वो जब वसा से मिला, उसका इमल्सीकरण किया, तो उसको ट्राइग्लिसराइड में तोड़ा। ट्राइग्लिसराइड के बाद जब लाइपेज मिला, तो ये डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में इसको तोड़ा, और तब जाके ये पहुंचेंगे छोटी आंत के इलियम में, फिर वहां इनका पाचन होगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आपको याद पार देते हैं, कल आपका क्लास नहीं है, कल के बाद आपका परसों फिर क्लास 8 बजे होगा, तो आप लोग 8 बजे अपने समय पे प्रेजेंट रहिएगा।